हाय एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो चैनल पर, जो कि चैप्टर है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मीन्स जो इतने हज़ारों साल में जो भी चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे दुनिया में या जो भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको देखो फिगर में मैप दिखाई दे रहा है। ये जो फिगर है ये एक नक्शा है। ठीक है, अभी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसके बारे में देखते हैं। ये है मानचित्र 1। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा। दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है ये, पूरी दुनिया का नक्शा नहीं है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप तो आपको पता है 7 महाद्वीप है हमारे, भूमि का एक बहुत बड़ा भाग। ठीक है, तो उसका एक पार्ट होता है महाद्वीप के, बहुत सारे अलग अलग भाग हमने कर दिए और उस अकेले भाग के बारे में हम अलग से स्टडी कर सकते हैं। मतलब उसकी अलग कुछ सांस्कृतिक भौगोलिक अलग विशेषताएं होंगी, तो उसको हम बोलते हैं उपमहाद्वीप। ठीक है, यानी कि ये महाद्वीप है कोई और इसके पार्ट हम कर देंगे तो ये इसके हुए उपमहाद्वीप। ठीक है, तो एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो उसका ही एक उपमहाद्वीप है कौन? भारत। तो ये भारत का नक्शा है। अभी इसमें देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत कहाँ है क्या है। तो अभी देखते हैं एक और मानचित्र है यहाँ पर। अब ज़रा सेकंड वाले को देखते हैं। ये देखो, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो है शेप थोड़ी देखी पहचानी लग रही है। ये नीचे श्रीलंका है, ये यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, तो ये थोड़ा पहचाना जा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट वाला था इसमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो है मानचित्र ये है 12वीं सदी का। ठीक है, और जो ये दूसरे वाला है ये है 18वीं सदी का। ठीक है, ये देखो 18वीं सदी के आरंभ में विलोम देलिस्ले के एटलस लुओ के अनुसार यह है उपमहाद्वीप। ठीक है, यही नक्शा 18वीं सदी का है और ये कब का है? 12वीं सदी का। तो देखो कितना अंतर आ गया है। तो ये जो है इसमें परिवर्तन आए हैं और ये जो नक्शा है ये उल्टा बना हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से ये उल्टा है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये श्रीलंका का पार्ट है या ये। ठीक है, ये उसके हिसाब से उल्टा बना हुआ है। देखो अब हम पढ़ते हैं इसको। मानचित्र 1 या 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। 1154 लिखा होता है तो मीन्स वो 12वीं सदी है। ठीक है, 1100 साल पूरे हो चुके हैं, मीन्स 1000 साल पूरे हो चुके हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो वो 12वीं सदी बोली जाती है। ये उसने बनाया था 1154 में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ठीक है, पूरे मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। और मानचित्र 2 जो है वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, तो वो 18वीं सदी में पहुंच गया। वो उस टाइम का है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, एक ही जगह के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है, जो हम अभी देख चुके हैं कि बहुत अंतर है। तो अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। तो ये मैंने आपको भी बताया, जो यानी कि ये जो पार्ट है ये दक्षिण भारत का हिस्सा है श्रीलंका, जो वहाँ पर दूसरे वाला जो हमारा मानचित्र है जो आज का भी नक्शा है नीचे होता है। तो जहाँ पर दक्षिण भारत है वहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। तो ये नक्शा उस हिसाब का बना हुआ है। ठीक है, अब जगहों के नाम अरबी भाषा में लिखे हुए हैं, यानी ये जो नक्शा है यहाँ पर जो नाम है ये देखो आप ध्यान से, तो ये अरबी भाषा में है। ठीक है, अरबी एंड उर्दू थोड़ा सिमिलर होती है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। और उसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज, वो वहाँ पर ऊपर दिख रहा है, लेकिन वो अरबी में ही लिखा हुआ है। और जो मानचित्र 2 है ये नीचे वाला, पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। देखो वो 1100 कुछ में बना था 12वीं शताब्दी में, और ये 1700 कुछ, तो अंतर कितना आ रहा है? 600 वर्ष बाद, 600 साल बाद ये वाला नक्शा बना है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें जो है फ़र्क आ गया है, कितना डिफरेंस आ गया है।
इस कलाविधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। वही बात है कि इस टाइम पर जब ये नक्शा बना दूसरे वाला, तो उस टाइम पर सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, इसके बारे में काफ़ी स्टडी हो चुकी थी। तो ये देखो नक्शे का हिसाब कितना बदल गया है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, बिल्कुल आपको ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। तटीय मतलब जो हमारे कोस्टल रीजन होते हैं ये वाले, ठीक है, जो यहाँ समुद्र के किनारे हैं, इनको आप देखेंगे। अभी मैं नाम देखूंगी, देखो यूरोप के नाविक तथा व्यापारी, जो यूरोप के लोग होते थे, नाविक मतलब जो नाव चलाकर, या व्यापारी लोग, वो समुद्री यात्रा से ही समुद्री यात्रा से आए थे भारत में। तो वो क्या करते थे, इस नक्शे का उपयोग इस्तेमाल करते थे। और इसके बारे में आप ज़्यादा कब पढ़ेंगे, अध्याय 6 में। ये तो अभी पहला ही चैप्टर है, तो 6 चैप्टर में आप इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो वो लोग इस नक्शे का यूज़ किया करते थे। तो अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखो, काफ़ी ब्लर आ रही है। तो ये जो कोस्टल रीजन्स हैं ये वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जाने पहचाने नाम आपको दिख जाएंगे। जैसे ये लिखा है गुजरात, इसको अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये गुजरात लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, यहाँ गुजरात स्टेट है। ऐसे ही आप ध्यान से देखोगे तो आपको और नाम दिख जाएंगे। तो ये आज का जो हमारा नक्शा है उससे काफ़ी हद तक मिलता है, काफ़ी मैच करता है। पूरा तो सेम नहीं है, अभी तो बहुत और भी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको देखते हैं, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, यानी दूसरे नक्शे पे अंदर के जो एरिया उन पर नज़र डालें। क्या इनमें भी उतने ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में, क्योंकि ज़्यादा नाम समुद्री हिस्से के लिखे हुए हैं। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, पहले मानचित्र और दूसरे मानचित्र का अंतर है ही क्या। पहले वाले को तो इसलिए बनाया गया था कि इस क्षेत्र की आंतरिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है ये देखने के लिए, जो हमारा पहला मानचित्र था, ठीक है। और जो दूसरे वाला है, अभी हमने यहाँ पढ़ा कि इसका इस्तेमाल कौन करते थे, जो यूरोपियन नाविक आते थे यहाँ पर। तो नाविक जब समुद्र के रास्ते से आते थे व्यापार के सिलसिले में, तो वो क्या करते थे, उनको तो भाई यही एरिया का ज़्यादा नॉलेज चाहिए ना, उनको कहाँ अपना जहाज़ लेकर जाना है। तो इसलिए यहाँ पर तटीय क्षेत्रों का ज़्यादा ब्यौरा दिया गया है, ठीक है। यही इन दोनों मानचित्र में अंतर है। पहले वाले में ये कि आंतरिक स्थिति में क्या बदलाव आए हैं ये देखने के लिए, इसलिए वहाँ पर अंदर का ज़्यादा दिखाया गया है। और इसमें जो है ये व्यापार के संदर्भ में यूज़ करते थे जो हमारे इतिहासकार थे पहले, तो इसलिए उन्होंने ये जो मानचित्र है ये उनके लिए बनाया था कि उनको जब यात्रा करनी पड़ती है समुद्री रास्ते से, तो उनको ज़्यादा तटीय इलाकों का ब्यौरा इसमें ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात ये भी है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। ये भी है कि दूसरे युग में मानचित्र का अध्ययन मतलब बदल चुका था मानचित्र अंकन का, ठीक है। भाई टेक्नोलॉजी आ रही है, समझ लोगों में बढ़ रही है। अब आप देखो ये जो नक्शा है और आज का जो हमारा मैप है उससे आप कंपेयर करोगे तो कितना अंतर है। तो कहीं ना कहीं एक वो भी अंतर है। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज़ों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, इतिहासकार जब पढ़ रहे हैं, पुराना कुछ पढ़ रहे हैं और आज का देख रहे हैं, तो उनका मेन उद्देश्य क्या है, वो यही तो देखते हैं कि सूचनाओं में क्या बदलाव आया है, भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उस टाइम पर क्या उनकी प्रायोरिटीज़ थी, क्या किस उद्देश्य से मानचित्र बनाया जा रहा था। ये एक डिफरेंस है और उसकी मदद से, उसके हिसाब से ही वो उस टाइम का, उस समय का, वहाँ की जो भी स्थिति होती है उनको अध्ययन करते हैं उनका, ठीक है। अभी एक हमारा कीवर्ड छूट गया था, मानचित्रकार। मानचित्रकार कौन होता है, जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे को बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मानचित्रकार, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, बीज शब्द बोलते हैं जिनको। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी में नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली मतलब जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो वो नई और पुरानी, इसमें क्या अंतर है इसको देखते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं या भाषा ऐसी होती है, उनके अर्थ बदल गए हैं कि पहले हम ये बोलते थे तो उसका ये मतलब था, आज हम उस शब्द को बोलते हैं तो उसका कुछ और मतलब निकालते हैं। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले, सूचनाओं के संदर्भ यही जो भी मैप के बारे में पढ़ रहे थे, सूचनाओं का हिसाब किताब बदला है, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, भाषा भी बदलती है क्या।
तो हाँ देखो, भाषा वैसे नहीं बदलती, लेकिन उसमें कुछ नई टेक्निक्स जो है वो ऐड हो जाती है, कुछ नए मीनिंग्स ऐड हो जाते हैं कि हाँ उस टाइम की जो थी वो थोड़ी प्राचीन थी और अब थोड़ा एडवांस हो गया है। तो ऐतिहासिक अभिलेख कई प्रकार की भाषाओं में मिलते हैं। कई प्रकार की भाषाओं में हमें ऐतिहासिक अभिलेख मिलेंगे। अभिलेख मतलब जो हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अभिलेख बोलते हैं जो पुरानी हमारी जो जहाँ पर भी लेखा जोखा है। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं और भाषाओं में भी बदलाव आया है। कैसे? उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी, मध्य युग की जो फ़ारसी थी वो आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है, ठीक है। तो उसमें थोड़े बहुत ऐसे शब्द हैं या कुछ मतलब हैं, अर्थ हैं जो उनसे अलग हैं, तो वो उनसे अलग हो गई। मध्य युग की फ़ारसी से आधुनिक फ़ारसी अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है। मतलब सिर्फ व्याकरण की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि भाई कुछ जैसे टेंसेस हम इंग्लिश में बनाते हैं, पुरानी इंग्लिश में भी थोड़े रूल्स अलग होते थे। अगर आपने कोई पुरानी बुक या पुराना सिलेबस जैसे देखा हो तो वहाँ पर हैड या हैज़ इनका यूज़ कुछ अलग टाइप से होता था, लेकिन अब जो है वो बदल गया है हिसाब, थोड़ा सा चेंज, मतलब लिटिल बिट। तो अब ये तो हुई व्याकरण की बात, ग्रामर की बात, लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे कि देखते हैं, अर्थ भी बदले हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। हिंदुस्तान शब्द सबको पता है। आज हम किस उसमें बोलते हैं कि हिंदुओं का देश, एक टाइप से हिंद है हम, ठीक है। तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान का अब हमें मतलब क्या है कि भारत है हमारे देश का नाम। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज नाम है, कौन थे ये? फ़ारसी के इतिहासकार। इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, ठीक है। अगर आप अपना नक्शा देखें, जैसे ये हमारा एक रैंडम है, तो पंजाब यहाँ पर है, हरियाणा यहाँ पर है, और मतलब ये गंगा का एरिया, तो इस एरिया को, इतने को मतलब क्या बोल दिया था? हिंदुस्तान। ये इन्होंने अपना मतलब निकाला था इसका, शब्द का, इसका अर्थ। उसने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उन्होंने क्या सोच के नाम रखा था कि दिल्ली के जो शासक थे, सुल्तान थे, उनके अधिकार में जितना एरिया वो आ रहा था उसको उन्होंने क्या बोल दिया था? हिंदुस्तान। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। अब जैसे जैसे सल्तनत बढ़ी, भाई राजा ने जीत लिए और जगह और क्षेत्र, तो वो भी उसमें मिलते गए। तो जब वो एरिया उनका फिर बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, तो वो सब उसी में इंक्लूड होने लगा, सारे उस एरिया को हिंदुस्तान बोल दिया गया। भाई दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना, तो अब जैसे जैसे बढ़ता गया तो इतना सारा एरिया हो गया भाई, तो सबको हिंदुस्तान बोल दिया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि अगर हम रैंडम बात करें ना, दिल्ली, हाँ ये नक्शा मैंने थोड़ा ऐसा ही बनाया गलत से, तो ये सारा एरिया जो है इसको बोल दिया अगर हमने हिंदुस्तान, तो ये जो नीचे है ये दक्षिण भारत है ना, ये उत्तर भारत है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, ये दक्षिण भारत है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कभी भी दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ, यानी कि साउथ वाला जो ये एरिया था इसको कभी हिंदुस्तान में नहीं गिना गया, ठीक है। तो उन्होंने तो बस इस हिसाब से किया था कि जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में आते जा रहे हैं। अब आगे चलो, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर जो था, बाबर ने क्या किया था? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था, कि यहाँ का जो भूगोल है, पशु पक्षी हैं और यहाँ की जो संस्कृति है उसका वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान कह दिया इस पूरे एरिया का नाम, ठीक है। तो यह प्रयोग फिर 14वीं सदी के कवि थे एक अमीर खुसरो, उन्होंने क्या किया था? हिंद शब्द का जो प्रयोग था वो कुछ इससे रिलेटेड ही किया था। मगर अब जो हम भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, आज तो हम हर तरह से बात करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी एक अलग संस्कृति है, एक अलग भौगोलिक है, एक अलग ही पहचान है हिंदुस्तान की। तो उस टाइम पर हम ये नहीं जोड़ते थे। उस टाइम पर सबने इस शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया था, अलग अलग इसकी मतलब अलग अलग गुण को मान के कि इसके बेस पे हम ये नाम रख रहे हैं। तो देखो समय के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का जो है अर्थ बदला है। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे वो जो बोल रहे हैं बाद में उसका मतलब कुछ और हो, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे।
तो उदाहरण के लिए विदेशी जैसा एक सीधा साधा शब्द है। आज हम विदेशी किसको बोलते हैं? जो हमारे देश का नहीं है, जो भारत का नहीं है, उसको हम विदेशी कहेंगे, जो भारत से अलग किसी देश का है। लेकिन पुराने समय में इसका अर्थ अलग था। हमारे लिए आज इसका अर्थ है जो व्यक्ति भारतीय न हो। बिल्कुल। तो मध्य युग, जब पुरानी हम बात करें, में मानो किसी गाँव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति, मान लो हमारा गांव है और यहाँ कोई दूसरे गांव का इंसान आ गया, तो आज तो हम उसको विदेशी नहीं कहेंगे ना, गांव का है लेकिन है तो भारतीय ही। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था कि गांव से कोई किसी दूसरे गांव का अनजान कोई इंसान आ गया है तो उस समाज या संस्कृति का न हो, उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फिर फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, क्योंकि अगर वनवासी कोई आ गया है, नगरवासी का क्या मतलब है? शहर के लोग। और कोई गांव का इंसान अगर गांव से कहीं आ गया तो उसको भी वो क्या बोलते थे? विदेशी बोलते थे। जबकि अब तो ऐसा नहीं है। भारत एक देश है जो कि बहुत सारी जाति और रहन सहन, ठीक है, वेशभूषा सबकी अलग है हर जगह की, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई दूसरे गाँव से भी आ गया है तो उसको विदेशी बोलते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अगर कोई इंसान दो एक ही गांव में रह रहे हैं लेकिन उनके रहन सहन अलग है, जाति अलग है, कुछ भी अलग चीज़ है, लेकिन वो जबकि उनका अलग रहन सहन है, अलग जाति हो सकती है, लेकिन अगर एक इंसान आता है जो शायद इस जाति का ही है लेकिन वो है दूसरे गाँव का, ठीक है, दूसरी उसकी कुछ हो गई है या हो सकता है इसका रहन सहन इससे अलग हो, लेकिन इसको विदेशी बोला जाएगा जबकि इसको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये इसी के एरिया में, इसी के क्षेत्र का निवासी है। तो ये जो है समय के साथ शब्दावली में और उनके अर्थों में जो है बदलाव आया है। नई और पुरानी शब्दावली में अंतर आया है। अब ये देखो साइड में क्वेश्चन मार्क। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदले जाते हैं? ज़रा सोचिए और सोचकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके दिमाग में ऐसे कौन से शब्द आ रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब, जिनके मीनिंग बदले हैं। स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें, औरतों की बात करें, स्त्रियों की, महिलाओं की, तो जिसके संदर्भ में आज के टाइम में बहुत बदलाव आ गए हैं। आपको पता होगा पुराने समय में क्या हालत थी स्त्रियों की, ना उनको पढ़ाया जाता था इतना ज़्यादा, और पढ़ा दिया तो फिर भी मतलब घरेलू स्त्री की एक मतलब उनको भूमिका दी जाती थी कि वो बस घर में ही रहती है। लेकिन आज के टाइम में स्त्री जो शब्द है उसका एक अलग ही मतलब हो गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की सब बात कर रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। ऐसे करके आप और भी शब्द सोच सकते हो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके दिमाग में कौन से शब्द आए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, इतिहासकार और उनके स्रोत। ओके, बाय बाय।